हेलो दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम हमारे सर पे है और इस समय बहुत अजीब अजीब ख्याल सब दोस्तों के मन पे आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी हमारे दोस्त एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सबके मन में अजीबोगरीब विचार देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम दे या नहीं दे, छोड़ दे या नहीं दे। अब आप ही बताइए, जिस एग्ज़ाम को आपने मार्च 2019 में फॉर्म भर के दिसंबर 2020 में परीक्षा का डेट आता है, क्या आप उस परीक्षा को नहीं देंगे? या 1.5 साल जिस एग्ज़ाम को लेने में सरकार लगाती है, अगली फॉर्म कब निकलेगी, क्या आपको कुछ भरोसा है? नहीं भरोसा है ना। इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी से रिगार्डिंग कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना नंबर लाए कि हम सेफ जोन में पहुंच जाए। मतलब अगर बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी तो CBT 1 को क्लियर करने के लिए हमें कितना नंबर लाना होगा 100 नंबर में कि हम एक सेफ जोन में पहुंच जाए। मतलब जहां पहुंचने या अगर उतना प्रैक्टिस सेट में आपका आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में है और आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं CBT 1 को, ताकि आप CBT 2 को दे सकें। ठीक है, तो इस एग्जाम का सिलेबस आपको पता है कि इसमें मैथ्स 30, रीजनिंग 30 और जीके जीएस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि सिलेबस में ये भी लिखा रहता है कि किस सेक्शन से कितना पूछा जाएगा। ये मतलब कुछ भी हो सकता है, ये 30 की जगह 28 हो सकता है, 30 की जगह 32 भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्या बात करेंगे हम लोग? आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम सर पे है। 28 से पहला फेज शुरू होने वाला है। जिन दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है वो अपने तैयारी को किस तरह से आगे मोड़ देंगे, जिनकी तैयारी आधे अधूरे अटकी हुई, जिनका 50-45 के आसपास नंबर आ रहा है, वो क्या करेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से बुक पढ़े नहीं पढ़े। एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा गलती वाला चीज़ होता है। ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन करने की बात करेंगे। और आने वाले दिन जो लगभग 1-2 महीना में हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, ये पूरा कंप्लीटली जिनका भी एग्जाम होने वाला है, तो इस टाइम के बीच जो है कैसा रणनीति रहना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले बात कि आपको रेलवे एनटीपीसी के बारे में सारी बातें पता होगी, जहाँ तक हमको उम्मीद है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट है। ठीक है, मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया और बताया कि भाई एग्ज़ाम नहीं देंगे। हम बोल रहे क्यों? बोल रहे यार सेट मार रहे हैं, 40-45 नंबर आ रहा है। तो जानकर बहुत बुरा लगा कि अब ये अलग बात है कि किसी का अपना इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये कहना कि हम एग्ज़ाम छोड़ देंगे या एग्ज़ाम नहीं देंगे। अरे बुढ़ो भक्त, कम से कम 400 टका आ जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, उसलिए तो एग्ज़ाम दे दो। अगर सिलेबस की बात करेंगे एनटीपीसी का दोस्तों, आप सभी को पता है जीके जीएस 40 नंबर का, मैथ्स 30, रीजनिंग 30। इंग्लिश का लफड़ा है ही नहीं। जहाँ तक कि जितने भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश से कब बड़ा डर होता है कि भैया इंग्लिश नहीं आता है। तो रेलवे ही एक एग्जाम है खासकर इस लेवल वाले जिसमें इंग्लिश पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको करना मस्ट होता है। मतलब अगर आप उनको कर लेते हैं तो रेलवे में इस एनटीपीसी के एग्जाम में आप मैथ्स को बना पाएंगे। सबसे पहले जो चैप्टर हम नाम लेंगे वो लेंगे दोस्तों परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो खुद में एक चैप्टर नहीं है, ये अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी 2-4 चैप्टर का मेल है। कई बार रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज का हेल्प लेके बनाया है, कई बार मैंने SI और CI में तो परसेंटेज का पूरी खेल होता है। ठीक है, इस तरह के आपको कई ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जहां पर परसेंटेज का सीधा खेल होता है। ठीक है, तो परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको बनाइए। अगर किसी का मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप जो है मैथ्स के बेसिक फार्मूला जो होता है उनको जान करके मैथ को बेसिक से सीखिए, या फिर ट्रिकी अगर समझ में नहीं आता है तो आप उनको बेसिक से समझने का प्रयास करें। RS अग्रवाल का बुक बहुत ही बढ़िया है मैथ्स का, कम से कम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस तो बनाइए उससे। और यही कहेंगे कि बार बार रिविजन करते जाइए आप। मैंने कहीं सुना था कि 1000 तरीके से वार करना कोई बड़ा बात नहीं होता है, लेकिन अगर कोई अपने एक टाइप के वार को अगर कोई 1000 बार प्रैक्टिस कर लेता है ना तो वो काफ़ी घातक होता है। ठीक है, तो आप बार बार या दूसरे चैप्टर्स को पढ़ने की अपेक्षा है कि जिस चैप्टर को आप पढ़ सके, जिस चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं, आपने अपने पास्ट में जिस चैप्टर पर टाइम दिया हुआ है, अगर आपने फ्यूचर में अगर आपने अपने पास्ट में कभी भी परसेंटेज पढ़ा होगा तो आप उसमें टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपने उस समय जो समय दिया था वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रोडक्ट के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंसुरेशन जिसमें सारा चीज़ आ जाएगा, वृत्त, आयत, त्रिभुज वाला, SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रेलवे के लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको पता ही होगा। एग्जाम ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बोर्ड मास जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से ट्रेन वाला क्वेश्चन, आदमी काम वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ्स के अगर इतने चैप्टर कर लेते हैं आप तो लगभग आप सेफ जोन में मैथ में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करेंगे दोस्तों, सिलोगिज्म आपको पता ही होगा, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। रीजनिंग
काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और यही एक चैप्टर है जिसमें आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन में से अगर आप 25 प्लस स्कोर कर लेते हैं, एंड आई थिंक एक कंपटीशन के जिस रफ्तार में अभी कंपटीशन चल रहा है, हज़ारों की संख्या में फॉर्म और करोड़ों की संख्या में भरने वाले हैं, इस रणनीति पर जो तैयारी कर रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं 25 प्लस क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन कुछ कथन दे देगा, कुछ निष्कर्ष देगा और उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, गलती नहीं होता है, कन्फ्यूजन के चलते गलती होता है। पजल, छोटे मोटे पजल सॉल्व कीजिए, SBI PO मेंस प्री का कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसके अलावा एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा वेन डायग्राम वगैरह है, ठीक है। तो रीजनिंग में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप इनको कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा रेलवे में डायरेक्शन फिक्स रहता है जो काफ़ी आसान भी है। अगर दोस्तों आप मैथ्स और रीजनिंग ये दो ऐसे चैप्टर है जो लगभग सारे स्टूडेंट का बढ़िया रहता है। आप किसी भी स्टूडेंट से मिलिए, उनका प्रॉब्लम क्या होगा, वो कहेंगे कि भैया हमें GK GS नहीं आ रहा है, मतलब हम इसी में पीछे पिछड़ जा रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है GM, ये जो सिलेबस में जो मेंशन है कि भैया जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आता क्या है आपको पता है? GK में होता क्या है? अगर लुसेंट का बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि लुसेंट का बुक ना मतलब काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लुसेंट के बुक में आपने पढ़ा होगा GK, जिसमें रहता क्या है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संविधान, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत उसमें विविध का सेक्शन रहता है और कुछ सेक्शन रहता है। तो अगर GK की बात करेंगे तो वही बात, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स, यही वो सेक्शन है जहां से GA का 40 नंबर बनता है सिलेबस का, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी अगर आपने लुसेंट पढ़ रखा है तो मैं ये कहूँगा अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं और 28 से पहला फेज का एग्जाम शुरू होने वाला है, पता नहीं किसका एग्जाम किस दिन होगा, तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपने कोई बुक पढ़ रखा है GK GS के लिए, अगर आपने लुसेंट एक बार कवर किया हुआ है, 2 बार कवर किया हुआ है, तो आप उसी को रिविजन कीजिए। अलग अलग बुक पढ़ने की जगह अगर आप एक ही बुक से अपना रिवीजन करते हैं, आई थिंक इट इज वेरी बेस्ट। एंड एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है, खासकर जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, कि इट इज बेटर टू रीड 10 बुक फॉर 1 टाइम्स, सॉरी, इट इज बेटर टू रीड 1 बुक फॉर 10 टाइम्स देन टू रीड 10 बुक फॉर 1 टाइम्स। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बढ़िया है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। यकीन मानिए, अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को लुसेंट से कवर कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, तो रेलवे के लगभग आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसके अलावा साइंस में जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सेक्शंस होते हैं, जहाँ से बायोलॉजी का थोड़ा वेटेज ज़्यादा लगता है मुझे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लुसेंट की हेल्प ले सकते हैं। लुसेंट का अलग से भी बुक आता है साइंस का, उसको बनाइए, ठीक है। या फिर अगर किसी का साइंस बहुत ज़्यादा वीक है तो समझने के लिए NCERT की किताब बहुत बढ़िया होती है, लेकिन अभी समय बच नहीं गया कि आप NCERT पढ़ें और इसकी तैयारी करें, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि लुसेंट की आप बुक फॉलो करें, ठीक है। लुसेंट की बुक पढ़िए, उसमें साइंस बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। और एक्चुअली में लुसेंट में है क्या, NCERT की बुक को उन्होंने पूरे ऑब्जेक्टिव के रूप में बना के रखा है। करंट अफेयर्स के लिए जो है पिछला 6 महीना के कम से कम मैगजीन पढ़ ले मिनिमम, खास करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भैया हम पढ़े क्या, ये तो चैप्टर्स हो गए ना, इसके अलावा हमें पता कैसे लगेंगे, पूछेंगे क्या, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास प्रीवियस ईयर्स पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर, पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के NTPC एग्जाम में, वो हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार होगा इस एग्जाम को क्रैक करने का। इसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, तो पिछले सालों में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है आप उसको देखिए और उससे एक एनालिसिस निकालिए, मतलब उस पर कुछ निष्कर्ष निकालिए अपना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में बहुत सारा चीज आता है, आप उस पर देखिए करंट अफेयर्स पे किसको फोकस कर रहा है, ठीक है। क्या गवर्नमेंट के जितने भी योजनाएं, स्कीम्स वगैरह आ रही है, क्या उस पर फोकस किया जा रहा है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कन्वेंशन, जो भी चीज़ें हो रही है उन पे फोकस किया जा रहा है, या फिर नेशनल लेवल पर ही, मतलब राष्ट्रीय, अपने देश के अंदर ही के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे चीज़ों पे फोकस कीजिए, जैसे ओलंपिक्स वगैरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोई सम्मेलन हो गया, ब्रिक्स सम्मेलन या सार्क वगैरह, ये सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब को आप देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर पेपर से आप जो है तैयारी कीजिए, अनुमान लगा करके इस बार के करंट अफेयर्स का, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बच नहीं गया है। और मैं यही कहूँगा कि
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे दोस्तों आपके बीच में जो ये अब मन बना लिए होंगे कि भैया तैयारी नहीं होगी, अब हम छोड़ देते हैं एनटीपीसी या इस बार नहीं देंगे। अब आप ही हमें एक बात बताइए कि जो स्टूडेंट मार्च 2019 में फॉर्म भर के 2020 में एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है, अगर वो सोचता है इस बात को कि इस बार एग्जाम नहीं दे करके हम अगले बार देंगे, भैया अगले बार कब फॉर्म आएगी आपको पता है, अगले बार कब एग्जाम होगी आपको पता है। हो सकता है कि रेलवे का वैकेंसी बंद हो जाए, हो सकता है रेलवे बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस अभी जो टाइम चल रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आपने जो तैयारी वेस्ट किया अपने कंपटीशन के तैयारी में, 1 साल 2 साल 2.5 साल 6 महीना कुछ भी अगर आपने समय दिया हुआ अपने कंपटीशन की तैयारी में, तो आप इस समय को बेस्ट यूटिलाइज कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप अभी के समय को यूटिलाइज कीजिए। आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए एनटीपीसी का, एंड आई होप विथ ए पॉजिटिव एनर्जी, एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने आप में तैयारी कीजिए। हर सुबह बस आपको एक ही बात सोचना है, भैया ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एंड आई बिलीव यू दैट यू विल क्रैक दिस CBT-1 एग्जाम। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई ये सोचते होंगे ना कि ये एग्जाम हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप एक बात जान लीजिए कि जिंदगी हर हारने वाले को एक मौका देती है सूरवीर बनने का, आपने सुना होगा ना। तो आप वो मौका मत गंवाइए, आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो ताकत है, आप में जो एनर्जी है, आप में जो डेडिकेशन है, आप में जो फोकस है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कितनी चीज़ चाहिए, हमें डेडिकेशन चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। तो फुल्ली डेडिकेटेड हो जाना। अभी भी कोई सा स्टूडेंट नहीं होगा कंपटीशन की तैयारी करने वाला जो दिल से 6 महीने भी तैयारी किया होगा ना, वो 40-45 क्रॉस नहीं कर रहा होगा। आपको सेफ जोन, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सेफ जोन मैं यही कहूंगा कि 70+ अगर आप स्कोर करते हैं, आई थिंक इट इज अ वेरी सेफ जोन, ठीक है। अगर आप 70 से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो आप एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। और कोई भी लड़का जो तैयारी कर रहा होगा 6 महीना से, उसका कम से कम तो 45+ नंबर आता होगा। तो आपको लाना कितना है, और 25 नंबर का खेल है। आपको पता है यही 25 नंबर ना काफी कठिन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 50 के आसपास पहुंचना काफी इजी होता है, उसके बाद बढ़ने का थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप खुद को एनालाइज कीजिए, आप रीजनिंग में पिछड़ रहे हैं, मैथ्स में पिछड़ रहे हैं, या जीके जीएस में पिछड़ रहे हैं। अगर आप रीजनिंग में पिछड़ रहे हैं तो जितने चैप्टर्स है बार बार बनाइए, आप अपने सीनियर्स का मदद लीजिए, अपने टीचर्स का मदद लीजिए, क्योंकि समय हारने का नहीं है, समय है खुद को प्रूफ करने का, समय है खुद को प्रूफ करने का कि भैया हम भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। समय है आपको अपने आप में आत्मविश्वास दिलाने का कि यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स ऐसे चैप्टर्स है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, बार बार बनाइए और बार बार बनाइए, ठीक है। बस एक ही बात बोलेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर बनाने का। और पर डे, अभी तो एग्जाम काफी सामने आ गया है ना, एग्जाम नहीं था उस समय मैं ये कहा करता था कि पर डे जो है आप एक सेट बनाइए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पर डे एक सेट बनाइए। मेरे सर का एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट था, अनंत कुमार सिन्हा, 1 सेट एवरी डे कीप्स अनएम्प्लॉयमेंट अवे, 1 सेट एवरी डे कीप्स अनएम्प्लॉयमेंट अवे। मैं अब ये कहूंगा कि 3 सेट एवरी डे, अभी तो 4 सेट 5 सेट बनाओ भाई। एनटीपीसी है, जान लगा दो यार, जिंदगी का सवाल है, नौकरी का सवाल है। 1.5 साल 2 साल एग्जाम लेने में लग जाता है, फिर हम क्यों पीछे रहे। 3 सेट नहीं 6 सेट बनाओ पर डे यार, फिर देखते हैं कैसे नहीं होता है। जीके जीएस को खा जाओ, कहाँ से पूछेंगे, बाहर से पूछेंगे, अरे हड़प्पा से पूछेंगे, वैदिक सभ्यता से पूछेंगे, मौर्य काल से पूछेंगे, या गांधी नेहरू कहीं से पूछ दे यार, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब खा जाओ। पिछले 10-20 साल का जितना प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाए सबको रगड़िए, सबको रिवीजन कीजिए। और हाँ, नया बुक नहीं लाइएगा मार्केट से कोई भी, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। यही सफलता का मूल मंत्र साबित होगा। और फुल्ली डेडिकेशन के साथ इससे इन चैप्टर्स को बार बार बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार बनाइए, पर डे 3+ सेट बनाइए, 3 से ज़्यादा सेट बनाइए, मैं यही कहूँगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ अगले वीडियो में एनटीपीसी को लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप यू विल डू very hard labor. Thank you.